हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जैसा कि हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, तो आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लेफ्ट ओवर है। पहले हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें हमने देखा था कि साइकोलॉजी जो टर्म है वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, उसकी मीनिंग क्या थी। देन हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो डेफिनेशन हमने देखा था साइकोलॉजी इज द साइंस इन विच द ह्यूमन बिहेवियर इज स्टडीड। ओके, देन हमारे पास था स्कोप की साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स हैं। आफ्टर दैट हमने देखे थे ब्रांचेस, जो कि 2 टाइप के थे, प्योर एंड अप्लाइड। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट एंड साइकोलॉजी टू यूज इन एवरीडे इश्यूज। जो भी हमारे डेली लाइफ में जो भी इश्यूज होते हैं उसमें साइकोलॉजी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड। मेथड हमारे पास 6 हैं। 6 टाइप के मेथड्स हैं जो साइकोलॉजी में यूज होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेकेंड इज ऑब्जर्वेशनल मेथड, थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल, सर्वे एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट मेथड। अब इस सारे मेथड को हम ब्रीफली पढ़ेंगे अलग अलग तरीकों से। सो हम सबसे पहले मेथड की बात करेंगे, जो कि है इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन मीन्स किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन में हमने सबसे पहले है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये जो मेथड है इसमें इंक्लूड होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी आपके पास पर्सन है, क्लाइंट है, पेशेंट है, उससे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप खुद को ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसा आपका बिहेवियर है, या आप क्या बताना चाहते हो हमें, आप कैसे फील कर रहे हो। तो इस मेथड के अंदर आता है कि ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है, लाइक टू लुक विद इन। टू लुक विद इन मतलब आप खुद के अंदर क्या फील कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, वो आप कन्वे करिए। आप खुद को ऑब्जर्व करिए और कन्वे करिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर ओन बिहेवियर एंड रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। आप खुद के बिहेवियर को, खुद के फीलिंग्स को ऑब्जर्व करिए, आप कैसा फील कर रहे हैं, और उसको रिकॉर्ड करिए। अनदर थिंग इज कि एनालिसिस प्रॉपर हो जाता है, एनालिसिस इसका एप्रोप्रिएट हो जाता है। एनालिसिस एप्रोप्रिएट हो जाता है क्योंकि जो पर्सन खुद से है, अब कोई सामने वाला पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके बिहेवियर को नहीं ज़्यादा समझ सकता जितना आप खुद समझ। आपको गुस्सा आ रहा है, ये आपको पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। आप उदास हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आप उदास हैं। तो ये आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो, वो आप खुद से एनालाइज कर सकते हो और उसको रिकॉर्ड कर सकते हो अकॉर्डिंगली जैसा आपका बिहेवियर है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि पेशेंट जब भी ऑपरेशन से बाहर आता है तो उससे पूछा जाता है आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ पेशेंट को पता है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है सराउंडिंग, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ें होती है एनेस्थीसिया, ड्यू टू एनेस्थीसिया की वजह से वो सराउंडिंग से कनेक्ट नहीं हो पाता है, ओरिएंट नहीं हो पाता है। तो उससे पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको पेन तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड यही बताता है कि यहाँ पे आप खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करते हो। अब इस मेथड में हम देखेंगे कि उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में होता है कि गिव्स डायरेक्ट, इमीडिएट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी पर्सन है तो वो खुद के बारे में डायरेक्टली बता सकता है, एक्यूरेटली बता सकता है कि वो कैसा फील कर रहा है। उसको दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वो बता देगा, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं कि तुरंत आपको रिएक्शन मिल जाएगा कि ये पर्सन जो भी है आपको तुरंत बता देगा। उसके लिए कोई भी अपरेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस मेथड के अंदर आपको कोई अपरेटस, कोई इक्विपमेंट, कोई आर्टिकल नहीं चाहिए कि आपको समझना है कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है। वो सामने वाला आपको खुद डायरेक्टली एग्जैक्टली बता देगा। नेक्स्ट इज कॉन्स। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इस मेथड के ड्रॉबैक्स क्या हैं। नीड्स प्रॉपर अटेंशन। अब सामने वाले को समझने के लिए अगर आप कुछ बता रहे हो तो सामने वाले का अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, सामने वाला सुन ही नहीं रहा है, तो वो फिर इक्वल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन चिल्ड्रन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे एक्चुअली एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अडल्ट हो, ओल्ड एज हो, उनको पता है कि ये फीलिंग है, ये प्रॉब्लम है, ये इशू अकर हो रहा है, वो बता देंगे। लेकिन बच्चे ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको आप पूछोगे दर्द हो रहा है, हाँ यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो वो नहीं बता सकते।
नेक्स्ट इज पर्सन में नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली। अब जैसे जो पर्सन है ये उस टाइम पे होता है जब पर्सन फुल्ली कॉन्शियस ना हो। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट्स अगर इलनेस पे है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो या तो सबकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस होगा, और अगर कॉन्शियस भी है तो वो अब पहले से ही प्रॉब्लम में है, तो वो इतना अटेंटिव नहीं है कि उसको क्या एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो क्या रही है। अब किसी को दर्द हो रहा है और उसके साथ उसको और भी कोई प्रॉब्लम है, तो पहले वो दर्द पे, पहले मेरा दर्द हटाओ, कुछ भी करके पहले ये दर्द खत्म करो, देन वो अदर चीज़ें बताएगा। तो साइकोलॉजी में ये अप्लाई नहीं हो पाता है। जो पर्सन फुल्ली कॉन्शियस नहीं है, फुल्ली अटेंटिव नहीं है, वो खुद को अपने बारे में एक्यूरेटली नहीं बता सकता। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर्स। ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे पेन है, ये मुझे पता है कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? आप सिर्फ सुन सकते हो, वो चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि मुझे सच में दर्द हो रहा है। दीज थिंग्स की इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये कौन से कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आपको कोई कुछ भी कह देगा, आप सिर्फ उसको बता सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ मान सकते हो, बट वो फैक्ट नहीं कर सकते, उसको ट्रुथ के बेस पे नहीं रख सकते। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड टर्म से हमें वो हो रहा है कि इसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बिहेवियर को, उसके फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशंस को आप ऑब्जर्व करके आप एनालाइज कर रहे हो कि कैसा पर्सन बिहेव कर रहा है, उसके कैसे बिहेवियर हैं। इसमें ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ बिहेवियर इज डन। मीन्स इस मेथड के अंदर, इस साइकोलॉजिकल मेथड के अंदर आप देखते हैं कि सामने वाला पर्सन किस हिसाब से बिहेवियर शो कर रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, वो कैसे एक्सप्रेशन शो कर रहा है। अब आप इस किसी भी पर्सन को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास वो एक डेटा होगा, तो आप डेटा एनालाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इज एनालाइज एंड स्टडीड बाय ऑब्जर्वर। जो भी पर्सन है जिसके बारे में आपको नोट करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो किसी एक ऑब्जर्वर से होगा। ऑब्जर्वर मीन्स जो सामने वाले को नोट करता है या सामने वाले को एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर इज रियली रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वर हमें रिक्वायर होता है। ऑब्जर्वर ही आपके बिहेवियर को स्टडी करेगा, देन उसको एनालाइज करेगा एंड उसके बाद एक डेटा कलेक्ट करेगा। आपके जो भी बिहेवियर आए हैं दिन भर में, या जैसे भी एक टर्म्स होते हैं कि दिन भर का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, मंथ का करना है। साइकोलॉजी में ऐसा होता रहता है कि मंथली आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको पूरे ईयर, आपके जो भी आपको इलनेस है उसकी वजह से आपको ईयर बाय ईयर ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर्स करते हैं। तो ऐसे करके फिर एक डेटा प्लान आउट होता है और फिर वो डेटा कलेक्ट होता है, फिर इंटरप्रेटेड करते हैं कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, फिर पेशेंट्स खुद कभी कभी नहीं बता सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या जैसे सबकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करने वाली होती है नर्स। नर्स पेशेंट की हर एक डिटेल्स को ऑब्जर्व करती है, चाहे वो वाइटल हो, उसके एक्सप्रेशंस हो, वो कैसा फील कर रहा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वनरेबल होते हैं, जो नहीं आपको अपना व्यू रख नहीं पाते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, तो उसको देखती है नर्स। नर्स ऑब्जर्व करती है, डेटा कलेक्ट करती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है, सब्जेक्टिवली फॉरवर्ड करती है डॉक्टर को, एंड देन डॉक्टर उसका आपको ट्रीटमेंट बताता है कि अगर पेशेंट को पेन है, उसके वाइटल कम है या अबनॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेडिकेशन बताएगा, देन उस पर वर्कआउट होता है। नाउ इस मेथड के हम देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स। अब इस मेथड में प्रोज क्या है एडवांटेज इस मेथड का? इसमें होता है कि हम नेचुरल, वेरीफाइड और एनालाइज डेटा मिलता है। नेचुरल मीन्स आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी पर्सन कुछ भी फील कर रहा है या जो भी बिहेवियर शो कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको पास एक नेचुरल डेटा मिल रहा है। वेरीफाइड की क्योंकि आप खुद उसको देख रहे हो, खुद से नहीं बता रहा कि वो रियल है, जो मतलब वो बता रहे, जैसे लास्ट में हमने बताया कि पेशेंट कुछ भी बता सकता है, उसको पेन है या नहीं है, वो आप नहीं वेरीफाई कर सकते, लेकिन इसमें आप उसके एक्सप्रेशन से देख रहे हो कि उसको पेन हो रहा है, उसको बहुत दर्द है, तो वो वेरीफाइड डेटा आपको मिल रहा है। देन आप उसको एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मीन्स कुछ समय पहले हो रहा था बट अभी उसको आराम है, उसके एक्सप्रेशन से पता चलेगा, आपको उस हिसाब का एक नेचुरल डेटा मिलेगा। नेक्स्ट इज सूटेबल फॉर चिल्ड्रन। अब जैसे
मेथड में हमने बात करी कि बच्चे एग्जैक्ट अपना बिहेवियर या अपने फीलिंग्स नहीं बता सकते, या बताते हैं तो वो एक्यूरेटली नहीं बता कि एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हैं। तो इसमें आप बच्चों को जो भी ऑब्जर्व करते हैं या जो ऑब्जर्वर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो उनके पास एक वेरीफाइड नेचुरल डेटा मिलता है कि बच्चे के साथ ये फीलिंग हो रही है, ये एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ऐसा वो बिहेव कर रहा था। तो ये चीज़ें हम लोग को इसमें प्रोज के तौर पे मिलती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स। कॉन्स में हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग में नॉट बी एग्जैक्ट। हो सकता है जो ऑब्जर्वर है, जिसने पर्सन को, क्लाइंट को ऑब्जर्व किया है, हो सकता है वो एक्यूरेट ना ऑब्जर्व कर पाया हो, या वो जो शो कर रहा है पर्सन वो एक्चुअल में हो ही ना। सामने वाले को तो दिख रहा है कि उसको पेन है, बट एक्चुअल में ऐसा ना हो, वो सिर्फ एक्सप्रेशन से नोट कर रहा है कि उसको पेन है। मे बी द पेशेंट एक्ट कर रहा हो कि मुझे दर्द हो रहा है, बट हो सकता हो कि ऑब्जर्वर को लगे क्योंकि दर्द हो रहा है डॉक्टर को बताते हैं, बट हो सकता है कि पेशेंट को दर्द हो ही ना रहा, वो एक्ट कर रहा हो ऐसा। नेक्स्ट इज रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी। इसमें टाइम, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर का टाइम और एनर्जी जाएगी। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने, किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम चाहिए और एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लीटेड, मे बी कंप्लीटेड इन रिपीटेड एक्शंस। हो सकता है कि जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का, पर्सन का, हो ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन को हमको टाइम लगे, एक बार एक एफर्ट में ना हो पाए, हमें फिर से उसको ऑब्जर्व करना पड़े, रिपीटेटिव एक्शंस करना पड़े। एक दिन में ऑब्जर्व किया, एक्यूरेट डेटा नहीं मिला, नेक्स्ट डे अगेन, फिर एक दिन, फिर अगले दिन किया, फिर एक्यूरेट डेटा नहीं मिला कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम है, थर्ड नेक्स्ट डे अगेन, तीसरे दिन फिर से। दैट इज द कॉन्स ऑफ दिस मेथड। ओके, तो हम बात करेंगे अब थर्ड एक मेथड की। थर्ड मेथड है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब जैसे टर्म से पता चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मीन्स टू एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इसका मतलब है कि टू टेस्ट और टू ट्राई। मतलब किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए या तो हमें उस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट करना पड़ेगा या फिर ट्राई करना पड़ेगा। ट्रायल मेथड्स होते हैं जिसमें हम बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये एक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि ये बेस्ड ऑन रियलिटी है। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ऑफ कोर्स किसी प्रिंसिपल बेस्ड पे करोगे, किसी रियलिटी लॉ, वेरीफाइड लॉ बेस्ड पे करोगे। एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ कोर्स जो एक्सपेरिमेंट आप अप्लाई करोगे, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे उसके पीछे आप ऑब्जर्वेशन, अपना टाइम, आप ऑब्जर्वेशन मेथड लगाओगे, अपना टाइम लगाओगे, रिजल्ट निकालोगे, एनालाइज करोगे। तो इसीलिए ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, किसी भी बिहेवियर को पढ़ने के लिए आपको देखने को मिलता है कि बिहेवियर का स्टेटस क्या है, किस लेवल पर आपका बिहेवियर शो कर रहा है क्लाइंट या पर्सन, उसका कॉज क्या है। आप इन सब चीज़ों के ड्यू टू एक्सपेरिमेंट आप समझ पाओगे कि उस बिहेवियर का कॉज क्या है और वो क्यों इफेक्ट ऐसा क्यों शो कर रहा है। उन सब तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, आपको ये उसमें समझने को मिलेगा। जो पर्सन आपके सामने बिहेवियर शो कर रहा है, उस बिहेवियर में आप उसका स्टेटस, उसका कॉज और उसका इफेक्ट, उस बिहेवियर की वजह से उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उन सब का रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंटल और एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? अगर किसी भी पर्सन का बिहेवियर आपको समझना है तो ऑफ कोर्स वो पर्सन आपको चाहिए। नेक्स्ट, उस पर्सन के ऊपर जो भी आप बिहेवियर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको एक वेल स्पेशलाइज्ड या फिर स्किल्ड नॉलेज्ड एक पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ये समटाइम एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट ईजी। सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है कि आप इजीली कर सकते हो किसी बिहेवियर को समझने के लिए। उसके लिए आपके पास एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर स्किल, प्रॉपर नॉलेज, उस फील्ड के लिए या उस सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके पास प्रॉपर रिक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज़ एक्सपेरिमेंटर जो आपको चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कॉमनली देखा गया है कि स्मोकिंग के जो इफ़ेक्ट हैं वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से ही आउटकम किया गया है कि स्मोकिंग के जितने भी आपको कह सकते हो इफ़ेक्ट हैं वो फिजिकली आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। जैसे स्मोकिंग में आप देखते हैं कि टार फॉर्मेशन हो रहा है ऑन द लंग्स, आपका फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रहा है उसकी वजह से आपके, क्योंकि स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली भी अफेक्ट करती है, तो उसकी वजह से आपका मेंटल क्या स्टेटस है, मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट मेथड से देखते हैं या देखा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका प्रोज एंड कॉन्स।
प्रोज एंड कॉन्स में हम देखेंगे। प्रोज में आपका है कि ये साइंटिफिक मेथड है, मैं जैसे मैंने पहले बताया कि ये रियलिटी बेस्ड है। ऑफ कोर्स आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो किसी लॉ, किसी प्रिंसिपल से वेरीफाइड है, या किसी बेस पर वो लाई करता है ताकि वो बता सके कि साइंटिफिक। जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उनके पीछे एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके पीछे एक प्रिंसिपल होता है, एक लॉ होता है कि इस लॉ पे हम वर्क कर रहे हैं, इस वजह से ये आउटकम आएगा या आ सकता है। वैसे ही साइकोलॉजी में भी आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके पीछे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम कंट्रोल होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जो एक्सपेरिमेंटर होगा, जो अपनी नॉलेज स्किल लगा रहा है उसमें, उसके पास वो कंट्रोल होगा कि उसको वो किस लेवल तक ले जा सकता है या किस लेवल पे वो उसको रोक सकता है कि ये यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्सपेरिमेंट, इस वजह से उसको रोक दो, वरना सब्जेक्ट को प्रॉब्लम होगी। सब्जेक्ट मीन्स पर्सन। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेशन पॉसिबल है। अगर जो आपका एक्सपेरिमेंट आप किसी पर्सन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो उससे कोई हार्म नहीं है और आपको बिहेवियर एनालिसिस अभी मिला नहीं है, आप एनालाइज नहीं कर पाए कि बिहेवियर है क्या, आप आउटकम नहीं निकाल पाए हो, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को पॉसिबली रिपीट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स। कॉन्स है कि ये बहुत कॉस्टली भी हो सकता है और टाइम कंज्यूमिंग तो ऑफकोर्स होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, एंड मे बी अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ आर्टिकल्स, ऑपरेटर्स कुछ भी अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज ऑल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन। अब मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी बेस्ड बिहेवियर लर्निंग किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप हर बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप एनालाइज कर पाओ या उस एक्सपेरिमेंट से आपको बिहेवियर का एक्चुअल कॉज, एक्चुअल इफेक्ट आपको पता चल सके, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिमांड स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज। ऑफ कोर्स जो एक्सपेरिमेंटर होगा या जो पर्सन इस एक्सपेरिमेंट को या इस मेथड को यूज़ कर रहा है, ऑफ कोर्स उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं पर्सन, सब्जेक्ट को, क्लाइंट को हार्म कर रहे हैं, वो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, तो इसीलिए पर्सन के पास या एक्सपेरिमेंटल के पास आपके प्रॉपर स्किल और नॉलेज प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल। अब आप हर पर्सन, हर इंडिविजुअल, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ आपका ओन बिहेवियर, परसेप्शन होता है, आपका खुद का बिहेवियर, फीलिंग प्रेजेंट होता है, तो आप हर पेशेंट के ऊपर या हर पर्सन के ऊपर ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट अप्लाई करोगे वो कैसा बिहेव करेगा या उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप उस चीज़ को नहीं एनालाइज कर सकते, इसलिए आप हर पर्सन के ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, सो हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जो कि हमारा फोर्थ है, वो है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड मीन्स जो हम अप्लाई करते हैं मेडिकल स्ट्रीम पर। ओके, तो ये मेथड जो होता है वो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक के द्वारा। ये जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिक होते हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं क्लाइंट पर या पेशेंट पर। इसमें यूज़ करते हैं वो हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले उनके पास पहला जो टर्म होता है मेथड अप्लाई करने का वो होता है हिस्ट्री कलेक्शन। वो किसी भी पर्सन के अगर बिहेवियर की स्टडी में ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर्सन का या ग्रुप ऑफ पीपल का वो पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है वो मेथड अप्लाई करते हैं इंटरव्यू या फिर होम विजिट। वो या तो पर्सन से या ग्रुप ऑफ पीपल जो भी हैं आपके पास उनसे वो या तो इंटरव्यू डायरेक्टली बात करेंगे या फिर वो होम विजिट से ऑब्जर्वेशनल मेथड अप्लाई करके होम विजिट करके वो चीज़ें डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। वो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उनको एक्यूरेटली बिहेवियर का डेटा मिलता है। इन सारा डेटा को वो कलेक्ट करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं कि जो भी कॉज है बिहेवियर का या जो जैसा भी इलनेस या कंडीशन जो पर्सन में हमें दिख रहा है उसका क्या कॉज है, वो डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके फिर उस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि डेटा रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्लिनिकली उसको यूज़ करेंगे, उसको क्लिनिकल मेथड्स में यूज़ करके उस चीज़ उस इलनेस का या उस डिजीज़ का वो ट्रीटमेंट प्लान आउट करेंगे। इस वजह से वो डेटा रिकॉर्ड होता है कि वो एज अ प्रूफ रिकॉर्ड होता है कि इस वजह से ये बिहेवियर है और हमने ये ट्रीटमेंट इस बिहेवियर के लिए दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे केस स्टडी ऑफ एनी इलनेस एंड डिजीज कंडीशन।
वो कोई भी, ज़रूरी नहीं कि वो मेंटल कंडीशन या मेंटल डिजीज़ हो या मेंटल इलनेस हो, वो किसी भी टाइप की डिजीज़ कंडीशन हो सकती है जो पर्सन जिसकी वजह से प्रॉब्लम है या पर्सन जो फेस कर रहा है, तो उसमें ये मेथड अप्लाई करके क्लिनिकली मेडिकली वो अप्लाई करते हैं, जिसमें उनको डेटा मिल जाता है, उसको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट वो अप्लाई करते हैं ताकि वो पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सके। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज में कॉज एंड सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड। ऑफ कोर्स जब क्लिनिकली आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो उसके आपको उसका कॉज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पहली चीज़ हिस्ट्री कलेक्शन है, आपके पास उस चीज़ या उस डिजीज़ कंडीशन, उस इलनेस की या फिर उस बिहेवियर की आपके पास पास्ट हिस्ट्री डेटा है, आपने कलेक्ट किया है। नेक्स्ट आपने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट किए हैं जो आप वेरीफाइड टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक प्रॉपर कॉज ऑफ द इलनेस या कॉज ऑफ द कंडीशन आपके पास प्रेजेंट है। अब जब आपके पास कॉज प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स अगर आपको किसी चीज़ की जड़ पता है, रूट कॉज पता है, तो आप उसके ट्रीटमेंट को इजीली बता सकते हैं या उस ट्रीटमेंट को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास किसी भी इलनेस या किसी भी कंडीशन की सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैन बी प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ स्टडी। ऑफ कोर्स अगर आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये लार्ज मेथड लाइक क्लिनिकल बेस में अगर कोई डिजीज कंडीशन, तो ऑफ कोर्स वो एक पर्सन को तो नहीं होती है, वो बहुत सारे पर्सन को होती है। तो ऐसे अगर जो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है क्लिनिकली, वो किसी अगर 10 पेशेंट का भी डेटा हमारे पास रिकॉर्ड है एक ही कंडीशन के ऊपर, तो वो यूज़ कर सकते हैं एक प्रोडक्टिव के सोर्स ऑफ स्टडी के तौर पर। एक स्टडी के लिए हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं और उसमें और जैसे ट्रीटमेंट एनहांसमेंट कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट को और अच्छा कैसे किया जाए, कि पर्सन को और जल्दी कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या क्या क्या पॉसिबल मेथड्स हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट की इलनेस या जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट इज कॉन्स। अब कॉन्स पे हम देखते हैं, डिपेंड करता है ये मेमोरी ऑफ इंसिडेंट। अगर अब किसी भी पर्सन या अब लाइक आप पास हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब उस पर्सन को या उससे रिलेटेड पर्सन जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको हो सकता है वो हिस्ट्री एक्यूरेटली ना पता हो या उन्होंने वो चीज़ें देखी हो वो एक्यूरेटली ऑब्जर्व ना कर पाए हो। आप उस बेसिस पे किसी चीज़ का अगर एनालिसिस निकाल रहे हो तो हो सकता है कि आपकी एनालिसिस गलत हो जाए, आपका फिर वो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट गलत हो जाए। इसलिए इसका कॉज सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन किसी ऐसे डेटा पे निकाल रहे हो जो हो चुका है और जो किसी दूसरे ने रिकॉर्ड किया, आपने खुद ने नहीं किया है, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा सर्वे मेथड। अब सर्वे मेथड जैसे कि नॉर्मली आपको नाम से पता चल रहा है कि सर्वे क्या होता है, एक लार्ज नंबर या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पे हम कंडक्ट करते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन आयर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उस मेथड से जो हमें एक बिहेवियर पर या किसी भी टर्म्स पर अगर आपको साइकोलॉजी अप्लाई करके एक किसी भी कंडीशन के बारे में पता करना है तो आप सर्वे करके आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल से जान सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ ओपिनियन, नीड, एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि किसी भी सर्वे मेथड में ऑफकोर्स आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो उसमें उसका ओपिनियन, वो किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट पर वो कैसे बात कर रहा है, उसका क्या ओपिनियन है, ठीक है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स है, उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से उससे क्या रिलेट करता है, उसके क्या नीड्स हैं, आप वो जानते हैं। और वो उसके बारे में क्या समझता है, किसी भी टॉपिक पर किसी भी बिहेवियर के बारे में वो क्या समझता है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ये कॉमनली यूज होता है सोशल साइकोलॉजी पर। मीन्स अगर आपको किसी भी ग्रुप में या किसी भी कम्युनिटी की साइकोलॉजी, बिहेवियर, उसके जो कंडीशंस होते हैं कि किस टाइप से कि ऐसे बिहेव करते हैं, इनका क्या कल्चर है, कैसा रिलीजन है, आप किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सोशल साइकोलॉजी में आप अप्लाई करते हो और आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, सर्वे मेथड। यूजेस ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स अगर आप सर्वे कर रहे हो तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल आपको चाहिए होंगे, तभी आप ये कंडक्ट कर सकते हो। आप कैसे कंडक्ट करोगे, क्वेश्चन आयर मीन्स एक कह सकते हो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसमें अगर नॉर्मली आपको कुछ जानना होता है तो कब, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, तो आप वो चीज़ें मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन की लिस्ट होती है
तो आपके पास एक क्वेश्चन का बंडल होता है जो आप किसी भी पर्सन या ग्रुप से आप पूछते हो, उसका आपका जैसे आंसर मिलता है, आप डेटा कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो। नेक्स्ट इज इन्वेंटरीज, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्किल्स। अब आपके पास चेकलिस्ट होते हैं कि हाँ, जैसे आपके पास कोई भी कंडीशन है, आपके पास ये चीज़ें हैं कि लाइक आपको नॉन वेजिटेरियन पसंद है, हाँ पसंद है, कैसी पसंद है, क्लासिक पसंद है। तो ऐसे आपको एक प्रॉपर एक किसी भी कंडीशन पर आप एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हो, आप ग्रुप ऑफ पीपल पे सर्वे करते हो तो उसमें आप चेकलिस्ट देते हो। जैसे आप किसी मॉल में गए हो तो वहाँ पे आपको एक मॉल पे ही आपको फीडबैक देने के लिए कहते हैं, या किसी भी डिलीवरी पर आपको फीडबैक देने के लिए कहते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन कैसा है, आपको वो वर्थ लगा है कि नहीं, वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं, वैल्यू ऑफ मनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक चेकलिस्ट के फॉर्म में मिलती हैं। किसी भी बिहेवियर को समझने के लिए आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड होती है इस मेथड में, और आप उसमें अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग आप उसमें चीज़ें फिल करते हो। तो उससे क्या होता है कि एक डेटा मिलता है, एनालाइज डेटा मिलता है कि हाँ, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में से 50% या 60% पर्सन ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन 40% के बाद अपने अपने ओपिनियन है कि ये नहीं अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल्स। वही सेम लाइक अगर किसी भी बिहेवियर है तो उसमें आप कैसे बिहेव करोगे। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन सम लाइक कि नहीं, गुस्सा आना अच्छी बात नहीं होती है, वो आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। बट सम आर सेइंग कि गुस्सा आना अच्छी बात होती है, तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। नॉर्मली आप किसी चीज़ को बार बार समझाते रहोगे नहीं समझता है, बट आप वंस टाइम में गुस्सा हो गया इंसान, फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, देन लाइक पर्सन समझ गया। किसी भी सिचुएशन का एक 50 एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है और 50 एस्पेक्ट नेगेटिव होता है। सम पीपल थिंक, सबका परसेप्शन अलग होता है कि इस परसेप्शन से अगर सोचेंगे तो ये हमें हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है, इस परसेप्शन से सोचेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, इसमें प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। प्रोज ये है कि हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड इन वन टाइम। अगर आप सर्वे कर रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कर रहे हो, ग्रुप पर कर रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा खासा बड़े अमाउंट का डेटा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स। अब इसमें आप बिहेवियर डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप किसी भी बिहेवियर पर, किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस पर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ पीपल पे कर रहे हो, वो सबका बिहेवियर डिफरेंशिएट करेगा। आप किसी एक पर्सन पर ये अप्लाई नहीं कर सकते कि एक पर्सन का बिहेवियर ऐसा होगा, नहीं, आप नंबर ऑफ पीपल पे कर रहे हो तो नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर या वो एटीट्यूड अलग अलग होगा। इस वजह से आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का नहीं मिलेगा। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड जो कि हमारा है डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था टॉपिक पे कि इसमें हम पढ़ते हैं पर्सन की बर्थ से लेके ओल्ड एज तक जो बिहेवियर वो पर्सन शो कर रहा है, या जो उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बिहेवियर उसने अडेप्ट किया है अपने सराउंडिंग से, अपने घर वालों से, अपने नेचर से, तो उसमें वो क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या बिहेवियर शो कर रहा है, उसकी स्टडी हम इस मेथड से करते हैं। इसमें सबसे पहले कहते हैं इसको जेनेटिक मेथड भी कहते हैं। इसको जेनेटिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने सराउंडिंग, अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड से वो बिहेवियर वो अडेप्ट कर रहा है और वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो बिहेवियर इज स्टडीड विथ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड। पर्सन जो भी बिहेवियर वो शो कर रहा है, ऑफ कोर्स वो नेचुरल बिहेवियर उसने कहाँ से डेवलप किया है, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, और वो बर्थ से लेके ओल्ड तक सीखता है। कहते हैं ना, इंसान बचपन से लेके पूरे लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ अडेप्ट करता रहता है, कोई ना कोई नई स्किल्स, कोई नया नॉलेज वो गेन करता रहता है। तो वैसे ही वो बिहेवियर भी अपने नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। इसमें दो टाइप्स में हम पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शनल एंड एक लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में हम पढ़ते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बारे में हमें जानना है, एनालाइज करना है, तो वो हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एज, जो भी एज का एक ग्रुप होगा, लाइक अगर बात करें हम नॉर्मली तो जैसे बोलते हैं कि 0 to 5, ठीक है, 5 to 12, 12 to 24, ऐसे करके प्रॉपर अगर हम एज ग्रुप्स की बात करें तो उसमें जो डिफरेंट एज ग्रुप में वो बिहेवियर कैसे पैटर्न कर रहा है। जैसे लर्निंग बिहेवियर हम बात करते हैं, लर्निंग बिहेवियर, अब छोटा सा बच्चा है, 0 to 5 वाले जो एज ग्रुप होंगे वो ABCD टेबल्स तक जाएंगे, नॉर्मल चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो पढ़ते हैं। देन अगर वो बड़े अडल्ट में बात करते हैं या एडोलसेंस में बात करते हैं तो उसमें बच्चों को फिर अबव बेसिक लेवल की नॉलेज मिलती है, सेकेंडरी नॉलेज मिलती है उनको।
तो वैसे डिफरेंट ग्रुप पर लर्निंग पैटर्न सेम है, लर्निंग बिहेवियर सेम है, लेकिन लर्निंग का तरीका चेंज हो जाता है। वो जो मेथड ऑफ लर्न कर रहे हैं या जो लर्न कर रहे हैं वो बेसिक लेवल से अप लेवल पर चला जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल मेथड, जो कि होता है वेरियस स्टेज ऑफ बिहेवियर। किसी भी चीज को सीखने के लिए वेरियस स्टेज होते हैं। लाइक अगर आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका पहले आप बेसिक पढ़ोगे। अगर आप किसी भी वर्ड को पढ़ना चाहते हो तो पहले आप अल्फाबेट पढ़ोगे, फिर वर्ड मेकिंग पढ़ोगे, कैसे उससे वर्ड्स बनते हैं, फिर कैसे प्रोनाउंसिएट होते हैं, उसकी वोकैबुलरी क्या होती है। देन उसके बाद आपको रीडिंग पैटर्न आ जाता है, आपको राइटिंग पैटर्न आ जाता है। अगर आप राइटिंग की बात करते हो तो पहले आप अल्फाबेट लिखना सीखते हो, अलग अलग, स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, आप लिखना सीखते हो। फिर उससे वर्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो आप लिखना सीखते हो। देन आप प्रॉपर एक राइटिंग पैटर्न, एक राइटिंग मेथड फॉलो करते हो। तो वैसे ही इसमें किसी भी बिहेवियर की कौन से स्टेजेस से आप सीख रहे हो वो इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन सेम एज ग्रुप में या सेम पर्सन पर वो चीज़ें अप्लाई होती हैं। देन आते हैं हम इस पर प्रोज एंड कॉन्स पर। प्रोज में हम बात कर रहे हैं यूजफुल टू अंडरस्टैंड हेरिडिटरी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। लाइक डेवलपमेंटल है, बट टू ओल्ड है, मीन्स अगर पर्सन कोई बिहेवियर अडेप्ट कर रहा है, कोई गेन कर रहा है बिहेवियर, तो वो ऑफकोर्स अपनी हेरिडिटरी, उसके घर में ऐसा होता होगा या उसके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा होता होगा या ऐसा होता चला आ रहा है, परंपरा जिसे कहते हैं, तो उस चीज से उसने जो अडेप्ट किया है या उसने अपने जो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, जो अपने कम्युनिटी से अडेप्ट किया है, अपने रिलीजन से अडेप्ट किया है, फ्रेंड सर्कल से अडेप्ट किया है, पीयर ग्रुप से अडेप्ट किया है, वो चीजें जो वो सीखा है जिस बिहेवियर के बारे में, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है उसके रिप्रेजेंटेशन को, उसके बिहेवियर पैटर्न को, वो चीज़ें इसमें आती हैं प्रोज में, कि वो उसने अपने डेवलपमेंट स्टेज पे या अपने डेवलपमेंट, जो उसका नॉलेज का डेवलपमेंट है, स्किल का डेवलपमेंट है, उसने ये चीज़ें सीखी हैं और वो कहाँ से सीखी हैं, अपनी हेरिडिटरी फॉर्म से एंड एनवायरमेंटल एरिया से। नेक्स्ट इज कॉन्स। अब इसमें इस मेथड में हमें क्या प्रॉब्लम है कि ये रिक्वायर करता है मोर टाइम एंड एनर्जी। अगर किसी भी पर्सन को आपको जानना है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है और वो भी उसके डेवलपमेंटल स्टेज को, मीन्स बर्थ टू ओल्ड, ऑफ कोर्स आपको टाइम चाहिए। किसी भी पर्सन का आपको बर्थ से लेके ओल्ड तक का टाइम स्पैन, ऑफ कोर्स एक इंसान आज के लाइफ में 80 to 100 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स, हेल्दी पर्सन 80 to 100 एंड नॉर्मली पर्सन 60 to 80 ईयर्स प्रॉपर लाइफ स्पैन है एक पर्सन की। तो उसको स्टडी करने के लिए, बर्थ से लेके ओल्ड तक को स्टडी करने के लिए आपको प्रॉपर एक टाइम रिक्वायर है, आपको एक प्रॉपर एक टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। साइकोलॉजी हम नर्सिंग में क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले है कि टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ। जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हैं, जो भी पर्सन पढ़ रहा है साइकोलॉजी, उसको खुद को बेहतर समझने के लिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? बिहेवियर की। तो जब तक हम लोग खुद के बिहेवियर के बारे में नहीं पढ़ेंगे या अपने बारे में हम नहीं जान पाएंगे तो हम इस चीज़ को दूसरों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम दूसरों के बिहेवियर को कैसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें खुद को समझने के लिए साइकोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड पेशेंट। वही चीज़ है, अगर हमें किसी और को समझना है तो खुद को समझना पड़ेगा, एंड किसी पेशेंट के बिहेवियर को अगर समझना है तो ऑफ कोर्स हमें उस बिहेवियर के बारे में आना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत स्किल्स होने चाहिए। तो इसीलिए हम साइकोलॉजी को नर्सिंग में इसलिए पढ़ते हैं कि हम पेशेंट का जो भी बिहेवियर पैटर्न है या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी उसके प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैं जो वो डिस्प्ले कर रहा है, जो वो शो कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, थ्रू एक्सप्रेशंस, थ्रू साइंस, तो वो हम समझ सकें कि पेशेंट फील कैसा कर रहा है। नेक्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज अबनॉर्मल बिहेवियर। अब कोई पर्सन है, उसके थोड़े बहुत अबनॉर्मल कंडीशंस हैं या अबनॉर्मल बिहेवियर, वो आपके पास कंसल्ट करने आया है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ कि उसका ये जो बिहेवियर है वो अबनॉर्मल है या वो इलनेस दिखा रहा है या वो शो कर रहा है कि वो डिप्रेसिव है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस्ड है, या उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान है, वो चीज़ें वो फेस कर रहा है। तो वो रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको साइकोलॉजी नर्सिंग में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। अब नॉर्मली अगर आपको कोई नॉर्मली बात की जाए तो अगर जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है तो आप उसको डील कर सको कि हाँ आपको
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, मुझे इस चीज़ का ये चीज़ें होती हैं, तो क्या मुझे स्ट्रेस है, क्या मुझे एंग्जाइटी है, क्या मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आपको जब नॉलेज होगी तो आप उनको डील कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा बहुत बता सकते हो, एजुकेट कर सकते हो कि हाँ आपके पास जो ये बिहेवियर है वो अबनॉर्मल है, या आपको ये इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। आप इन सब चीज़ों को लेकर आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर। जब तक आप पेशेंट के बिहेवियर को नहीं जानेंगे, जब तक आपको नहीं पता होगा कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, तब तक आप क्वालिटी केयर नहीं दे सकते। इसीलिए साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग, जिसके लिए आप पर्सन को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें ताकि वो बेटर वे से ट्रीट हो सके। नेक्स्ट इज टू डील आउट क्रिटिकल सिचुएशन। मेडिकल ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी होती है जहाँ पे आपको विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड आपको डील करना होता है कि अब क्या किया जाए कि पेशेंट सही हो जाए, पेशेंट सही सलामत हो। उन सब चीज़ों को डील करने के लिए आपको एक पैटर्न आना चाहिए, एक मैकेनिज्म हो, एक कोपिंग वे हो, जिससे आप उस स्ट्रेस्ड सिचुएशन को, उस क्रिटिकल सिचुएशन को आप डील कर सको। इसीलिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू हेल्प इन इफेक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग मीन्स अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या किसी को आप एजुकेट करना चाहते हो, तो पहले आपको खुद उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। साइकोलॉजी क्या है? बिहेवियर की स्टडी। अगर आपको खुद के बारे में पता होगा कि आपका ये पॉइंट वीक है या आपका ये पॉइंट स्ट्रांग है, आप इन मेथड से किसी को समझाओगे, एजुकेट करोगे, तो पर्सन अच्छे से समझेगा। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं जानोगे तो आप दूसरों को एजुकेट नहीं कर सकते, या आप खुद को बेटर वे ऑफ लर्निंग की तरफ नहीं ले जा सकते। आप खुद ऐसी, क्योंकि नर्सिंग में बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू क्लिनिकल मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो समझने के लिए आपको एक इफेक्टिव लर्निंग का वे मिल जाता है।